नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के साथ ही यह शेर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इनके इस्तीफे की खबर यूँ तो ऑफिशियली इस कारण से बताई गई है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के कारणों से ये इस्तीफा दे रहे हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया है। इसके अंदर की क्या कहानी है, इस पर आज दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में बिहार के 2-3 भाजपाई नेताओं ने यह कहकर एक कौतूहल पैदा कर दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार सबसे काबिल उम्मीदवार है। तो कयास यह भी लगने लगा कि संभवतः बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अब खत्म हो गई है और इनको अब डस्टबिन में यानी उपराष्ट्रपति बना के भेज दिया जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार में जो मॉनसून का सत्र है वो शुरू हो गया। वो अपने उसी पुराने अंदाज में चल रहा है और आज जमकर कुर्सियां चली और जमकर हंगामा हुआ। बहरहाल आज हम आपसे बात करेंगे कि जगदीप धनखड़, जिनको राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले जाट के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हुए, जो भारत के उप प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त किया, चौधरी देवीलाल, इन्होंने ही इन्हें प्रमोट किया और फिर जनता दल, उसके बाद और दल से आते हुए फिर अंततोगत्वा ये भाजपा में आए। इनका नाम सुर्खियों में तब आया जब ममता बनर्जी की सरकार से ये भिड़ गए, जब इन्होंने गवर्नर पश्चिम बंगाल का पद संभाला था। उसमें हिंसा की बात हो या और किसी मामले में वो जमकर भिड़े रहे। कि एक वीडियो इनके वायरल हुए जहां थाना प्रभारी से ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ से उलझ गए। तो ये कदाचित यही इनकी उपलब्धि रही और नरेंद्र मोदी जी इस तरह के लोगों को खूब तरजीह देते हैं और यही इनकी क्वालिफिकेशन में एक आयाम जुड़ा और अंततोगत्वा ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। वैसे उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन करने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं। हालांकि दो इनके पूर्व उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और वेंकटरमन साहब ने अलग कारणों से दिया था। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन ये इस तरह का इस्तीफा ये पहली बार हुआ है। वस्तुतः 3 थ्योरी चल रही है, तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन थ्योरी चल रही है और किसमें ज़्यादा दम है। और दूसरी बात ये कि क्या बहुत जल्द उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, और अगर होगा तो क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इन्हीं 4 सवालों पर हम बात करेंगे। पहली थ्योरी जो सबसे पहले सामने आई उनके इस्तीफे के तुरंत बाद से, वो ये थी कि आज से कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि चूंकि मैं 75 साल का हो गया हूं, इसलिए अब मुझे यह मार्ग, यह पद छोड़ देना चाहिए और दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उनके कहने का आशय यही था। हालांकि वे बड़े, उनके जो भी वक्तव्य होते हैं वे बड़े गंभीर होते हैं। उसके बाद से अटकलों का बाजार शुरू हुआ कि कदाचित वे नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं इस्तीफा दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जन्म है वो विकिपीडिया के हिसाब से 1950 का है, तो 75 साल के वो भी हो गए। जगदीप धनखड़ का आयु विकिपीडिया के अनुसार 51 है, यानी ये 74 साल के हो गए थे। तो इनके इस्तीफे के बाद तुरंत यह र्यूमर उड़ा और एक थ्योरी फ्लोट हुई कि ये आरएसएस का पूरा गेम प्लान है। जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिलवाकर नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो भी इस्तीफा दे दें। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और दोपहर होते होते इसमें दूसरी कहानी सामने आने लगी। एक थ्योरी यह चल रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो महाभियोग चल रहा है, इम्पीचमेंट चल रहा है, तो उसमें जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार से लोकसभा के लिए 100 और राज्यसभा के लिए 50 सदस्यों का
हस्ताक्षर युक्त नोटिस जाना चाहिए। अब इसमें बीजेपी या एनडीए सरकार इसकी तैयारी कर ही रही थी, लेकिन इसमें विपक्षी दल ने बाजी मारते हुए 63 राज्यसभा के सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर इन्होंने जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, तो उनको दे दिया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब परंपरा ये है कि जिसका नोटिस पहले आ जाएगा उस पर बहस होगी। ये खबर जब एनडीए हलकों में गई तो खलबली मची और इन लोगों ने भी आनंद फानंद 63 सदस्यों से हस्ताक्षर करके ये नोटिस दिया। लेकिन बात ये हुई कि चूंकि पहले नोटिस विपक्षी दलों ने दिया है लेड बाय कांग्रेस, तो उस पर चर्चा होगी। तो ये बात बड़ा नागवार गुजरी सरकार को, और इसमें लीड लिया जेपी नड्डा ने। वो बहुत नागवार गुजरा उनको, और वो प्रेशर टैक्टिक्स वहीं से शुरू हो गया। सुनने में आ रहा है कि केंद्र से उपराष्ट्रपति को फ़ोन भी आया, उनको कहा गया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने सरकार से पूछा क्यों नहीं। फिर एक और खबर चली कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उपराष्ट्रपति की बंद कमरे में बातचीत हुई है, उनको दबाव डाला गया कि साहब ऐसा क्यों आपने कर दिया, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बहरहाल इसी में एक और आयाम ये जुट रहा है कि सरकार ये चाहती थी कि इस इम्पीचमेंट मोशन के साथ ही इस पूरे बहस को एक जुडिशियल रिफॉर्म का रूप दिया जाए, और इसी के माने एनडीए के नेता और खासकर बीजेपी ये समझ रही थी, सरकार ये समझ रही थी कि ये भी अच्छा मौका है, और इसी में हम लोग जजों की नियुक्ति के संबंध में जो मामले फंस रहे हैं, और हम लोगों ने मतलब सरकार के अनुसार जो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो उसको रिवाइव किया जाए या फिर वैसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि सरकार के हाथ में जजों की नियुक्ति का मामला आ जाए। लेकिन ये हस्ताक्षर जो अपोजिशन ने दे दिया, जिसको उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने स्वीकार कर लिया, तो इसने पानी फेर दी। इसी बीच एक और बात आई कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट जस्टिस शेखर यादव ने जो सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में जो बातें कही थी, उस पर अपोजिशन चाह रहा था कि उनके विरुद्ध भी इम्पीचमेंट हो, तो वो भी नोटिस सुनने में आ रहा है कि इस राज्यसभा के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति महोदय को दे दिया था। तो इससे भी सरकार बड़ी असहज थी। सरकार निश्चित रूप से ये नहीं चाहेगी कि जस्टिस शेखर यादव पर महाभियोग चले, क्योंकि उनका जो बयान था वो हिंदुत्व और सनातन के पक्ष में था, तो कभी वैसा हो ही नहीं सकता, उनके पक्ष में सब लोग खड़ा था सरकार का। इस बीच में एक और जो एपरेंट घटना हुई वो ये हुई जिसने उपराष्ट्रपति को सदन में ही असहज कर दिया। जेपी नड्डा एक ऐसे नेता है भाजपा के, मैं आपको बता रहा हूं कि अगला जो गाज है वो संभवतः जेपी नड्डा पर ही गिरेगा, क्योंकि यह व्यक्ति जितना खैरखा बन रहा है, जितना ये उछल कूद कर रहे हैं, वो एक आध बार यही लपेटे में आएंगे। एक बार तो ये लपेटे में आते आते बचे कि इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव के दरमियान ही एक बयान दे दिया कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, और ये बयान बहुत महंगा पड़ा, जो बाद में पता चला कि वो सीटों की संख्या बहुत कम हो गई। राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे थे कि इस बार ये जेपी नड्डा नप जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो बच गए। इस बार क्या हुआ कि राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, इन्होंने नियम 267 काम रोको प्रस्ताव बोलते हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव, तो 267 रूल के तहत एक नोटिस दिया था, जिस नोटिस को अलाउ किया था, उस पर मैंने संवैधानिक बात कहने के लिए अलाउ किया था, जैसा कि खबरों में आ रहा है। राज्यसभा का जो पार्लियामेंट का जो रूल है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसमें 267 रूल कहता है कि काम रोको प्रस्ताव, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर सभी चर्चा को रोककर उस पर चर्चा कराया जाता है। एक व्यवस्था है, उसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। तो इस पर अलाउ किया उपराष्ट्रपति ने, यानी सभापति ने, चेयरमैन ने राज्यसभा के। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उनको बोलना था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर, और वो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू कर दिया। इनफैक्ट काम रोको प्रस्ताव वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए ही लाना चाहते थे।
तो उस पर लगातार वो बोलना शुरू करती है। इस पर ऑब्जेक्ट किया जेपी नड्डा ने, लेकिन चेयर पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रोका और ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप सुनिएगा, जेपी नड्डा को ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात रिकॉर्ड पर जा रही। ये कहने का प्रेरोगेटिव तो चेयर का होता है, जो भी उस वक्त चेयर पर बैठा रहे। क्योंकि उस वक्त चेयर पर स्वयं चेयरमैन बैठे हुए थे धनखड़ साहब, इसलिए उनको कहना चाहिए। तो उनके सामने जेपी नड्डा का ये कहना कि आपकी कोई बात नहीं जा रही है रिकॉर्ड पर, ये उनको बड़ा नागवार गुजरा। इसके अतिरिक्त एक और इंसिडेंस आ रहा है, वो किसी गैदरिंग में, किसी कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे। तो उसको अपने वक्तव्य से उपराष्ट्रपति महोदय ने असहज कर दिया। वो कहा कि बार बार 2 बार किसान आंदोलन पर उतर रहा है, किसानों की कोई बात नहीं हो रही वगैरह। धनखड़ साहब लास्ट 1-2 साल से सरकार के लिए लगातार असहज स्थिति पैदा। अब ये सारी चीजें कल्मिनेट कर गई और कल्मिनेट करके उन पर दबाव बना और उन्होंने अंततोगत्वा इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब इसके बाद उनका क्या होगा। वस्तुतः 2 नाम को आप याद रखिए, सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़, दोनों को राज्यपाल बनाया गया और ये फाइनली उपराष्ट्रपति बने। और ये दोनों का आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, यानी ये बीजेपी काडर के नहीं, ये दोनों दूसरे रास्ते आए थे और ये एक्सपेरिमेंट बहुत महंगा पड़ गया। अब सतपाल मलिक के बारे में आपको पता है कि उन पर ईडी सीबीआई लग गई है, वो बीमार हैं और वो किसी दिन जेल जा सकते। एक चर्चा ये चल रही कि साहब ऐसा ना हो गई ये जगदीप धनखड़ के भी अब दिन लद गए हैं, क्योंकि जिस दिन बीजेपी की टेढ़ी नजर जाती है उस दिन ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाता। अब अचानक से विरोधी दल के सारे नेता का प्यार उमड़ गया यार जगदीप धनखड़ के बारे में। कांग्रेस सहित सब लोग उनका गुणगान करना शुरू कर दिए। जबकि आपको याद होगा कि कल्याण बनर्जी, जो ये ममता बनर्जी के पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के है, वो लोकसभा के गेट पर, राज्यसभा के गेट पर ही वो मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ का, और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। तो ये सारी चीजें हुई। कहने का तात्पर्य है, इससे 2-3 चीजें स्पष्ट होती है मैं जो बताना चाहता हूँ। पहला चीज, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद इस देश में बिल्कुल संवैधानिक है और टिटुलर हेड है, इसके हाथ में कोई बहुत बड़ा पावर नहीं। इसलिए अगर इस पद पर बैठकर आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना शुरू कीजिएगा तो कोई भी पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको याद होगा इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई थी ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के समय में, तो वो स्थिति यहाँ भी पैदा हो गई। नंबर 2, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है और अपेक्षा आजकल ये की जा रही है कि आप बेसिकली सरकार के एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम करें। हालांकि संविधान में यह व्यवस्था की गई और स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जब आप चेयर पर चले जाते हैं, चाहे आप लोकसभा के स्पीकर के पद पर चले जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, गवर्नर बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए या इवन उपसभापति बन जाए, तो वहां पर आपको बिल्कुल इम्पार्शियल दिखना चाहिए। लेकिन ये विगत 10 साल 12 साल में स्थिति ये हो गई है कि वो लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो या उपसभापति हो या राज्यों के राज्यपाल हो, इन सबों को बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको हूबहू वही करना है जो पार्टी इन पावर करेगी। आप बिहार में भी देख लीजिए, चाहे लोकसभा का, विधानसभा का स्पीकर हो, चाहे विधान परिषद का सभापति हो, इन लोग सब लोगों की वही बिहेवियर है। तो मैं तीसरा बात जो बताना चाह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इन पदों पर बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड व्यक्ति से यह अपेक्षा न हो या उसको बिल्कुल इम्पार्शियल होकर अपना निर्णय न लेने दिया जाए, तो इसका कहीं ना कहीं गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें 2-3 चीज होनी है। सिंगूर पर बहस होना है और ये अब नया मामला आ गया है। ये अब आइए कि ये जो तीसरी थ्योरी चल रही है कि इसमें नीतीश कुमार को बनाया जाएगा या फिर अगले उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो मैं इस संबंध में आपको स्पष्ट कर देता हूँ।
संविधान में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि तुरंत उपराष्ट्रपति बनाना जरूरी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एज सच कोई काम नहीं है जब राष्ट्रपति है ही। और दूसरा, उनका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व होता है वो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में होता है। तो उसके लिए तो ऑलरेडी उपसभापति हैं ही, और सदन चलाने के लिए कई एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते रहे, नियम में भी है। इसीलिए मेरी ये समझ कहती है कि यह पद बिहार के चुनाव परिणाम आने तक खाली रखा जाएगा। और अगर इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यही होने वाला है, अगर बीजेपी इस पोजीशन में आई कि बिहार में उसकी सरकार बनने को हो जाए, यानी वो कमांडिंग पोजीशन में हो, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा और उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो बनिए, अन्यथा बाहर जाइए। इसीलिए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बिहार के चुनाव तक बिल्कुल अबेंस में रखा जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और वैसे भी अभी बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा पद का लॉलीपॉप है कि इसी बहाने वो बहुत लोगों को इंगेज करके रखा। पॉलिटिकल पार्टी में देखा गया है कि बहुत सारे नेता जो पैरवी पैगाम करते रहते हैं, सबको कहा जाता है कि विधान परिषद भेज देंगे, विधान परिषद भेज देंगे। तो उस लोभ में उस पार्टी से बधा रहता है। तो ये लोभ देने का झुंझुना एक बड़े आराम से, बड़े मज़ेदार ढंग से आ गया है मोदी सरकार के पास, और ये उपराष्ट्रपति का पद सबको दिखाया जाएगा कि आपको भी बना देंगे, आपको भी बना देंगे, आपको भी बना देंगे, और इसी बहाने सबको इंगेज रखा जाएगा। और याद रखिए कि बिहार के चुनाव के बाद यदि स्थिति बनी कि बीजेपी अपनी सरकार बना ले, तो नीतीश जी को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप उपराष्ट्रपति बनिए और नहीं तो आप बाहर। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।